नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुशवाहा। यस एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है फिर से। और दृष्टि आई आँख वाली मैगज़ीन जो पार्ट 1 हमने आपको बताया, अब कंटिन्यू पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। तो अगर पार्ट 1 ना देखा हो आपने तो उसे पहले देख लीजिएगा, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करिएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो समीक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस और अन्य स्टेट पीसीएस की जो एग्ज़ाम्स होंगी उन सारे में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही इसमें कराए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत, अब क्या है ये? तो देखिए 15 अगस्त 2022 को 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। तो तब 75वीं वर्षगांठ से लेकर 100वीं वर्षगांठ तक 25 वर्षीय अवधि को अमृत काल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो देश अब भारत में युवाओं, एक्चुअली में देखा जाए तो अभी भारत युवाओं का देश है। ठीक है, तो भारत में युवाओं को देश का भविष्य रचने की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। ठीक है, तो उस संदर्भ में क्योंकि देश वर्ष 1947 2047 तक, माफ़ करिएगा, 2047 तक अमृत भारत का निर्माण करने की विकास यात्रा में ये 25 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस सिलसिले से ये कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो मेरा युवा भारत रूप में एक व्यापक सक्षम तंत्र की स्थापना का निर्माण किया जा रहा है। तो 31 अक्टूबर 2023 के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली से मेरा युवा भारत का शुभारंभ किया। तो आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है कि मेरा युवा भारत कहाँ से और किसने शुरुआत किया? तो 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के में नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली से मेरा युवा भारत का शुभारंभ किया। ठीक है, मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम एवं रेल मंत्रालय, खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कुछ पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें समझना होता है। ठीक है, मेरा युवा भारत को देश के युवाओं के लिए एक ही स्थान पर एक संपूर्ण सरकारी मंच के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है। ठीक है, देखिए एक ही मंच पर संपूर्ण सरकारी मंच के सेवा प्रदान करने के लिए ये तैयार किया गया है मेरा युवा भारत, जिसमें 15 से 29 वर्ष की आयु के युवा लाभान्वित होंगे। और किशोर में बात करें बच्चों में तो 10 साल से 19 साल के बच्चों के इसमें शामिल किया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन। आप सभी को पता है कि 75वें वर्षगांठ के स्वरूप में आज़ादी का अमृत महोत्सव की स्टार्टिंग की गई थी। तो 75 वर्ष पूरे होने के उत्सव मनाने यह शुरू किया गया था। तो प्रतिवर्ष 15 नवंबर, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डे भी आपको मैं इसमें बताऊंगा कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। साथ ही साथ 26 दिसंबर को साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत की याद में वीर बाल दिवस मनाने की भी घोषणा की है। तो आप सीधा सीधा याद रखिए कि 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस और 26 दिसंबर वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। ये एक दो डे तो हमारे सामने ही हो गए पहले। ठीक है, फिर 14 अगस्त विभीषण का स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो मतलब अब 3 डे हो गए। ठीक है, 1 अगस्त, 14 अगस्त, 15 नवंबर और 26 दिसंबर, ये 3 डे आपको याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या है इसके बारे में जानते हैं। 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक
राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे के अवसर में नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया था और वहीं पर ये सारी चीज़ें शुरुआत हुई है। अमृत महोत्सव का समापन भी हुआ है यहीं पे, ठीक है। अब पूछा जाए एक सवाल कि ये अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत हुई थी 12 मार्च 2021 को, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, तो जिसमें देखिए 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर प्रथम है, गुजरात दूसरा है और हरियाणा और राजस्थान समन्वय में तीसरा है। इस तरह ये दिए गए हैं, ठीक है। 31 अक्टूबर 2023 में नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली से अमृत महोत्सव स्मारक की शिलान्यास किया है। एक ये भी एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास किसने किया और कब किया, ये साथ में याद रखिए। फिर एक है मेरी माटी मेरा देश, एक सवाल पूछ लिया गया है, 75 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम है, मेरी माटी मेरा देश, ये याद रखिएगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं जब एग्जाम में आप बैठेंगे, ठीक है। फिर तो ये कुछ याद रखिएगा इस तरह का कि किस तरह हो सकता है। फिर 9 अगस्त से 31 अक्टूबर 2023 के मध्य केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा यह किया गया था, ठीक है। इस अभियान की टैगलाइन है मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, याद रखिएगा। टैगलाइन कहिए, थीम कहिए तो क्या है, मिट्टी को नमन वीरों को नमन, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नमो भारत ट्रेन, आज जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो आपने कहीं भी ना कहीं देखा है कि रेलवे में बहुत बड़े सुधार हो रहे हैं, नई नई आधुनिक ट्रेनें लॉन्च हो रही हैं, हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च हो रही है। तो उसी पहल में एक ये है नमो भारत ट्रेन, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा है, रैपिड रेल, ठीक है। क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली है, RRTS, ठीक है। अब ये कैसी, क्या है इसमें खास, तो देखिए उच्च गति और उच्च क्षमता वाली ये होगी। RRTS मेट्रो रेल से भी मेट्रो रेल से भिन्न है, मतलब ये मेट्रो जैसी है लेकिन मेट्रो से पूरी अलग होगी ये, ठीक है। और ये RRTS की गति मेट्रो रेल से लगभग 3 गुना अधिक होगी। मेट्रो रेल की जो स्पीड होती है उससे यह 3 गुना होगी, ये अभी तक का यह बताया गया है, ठीक है। और क्या खासियत है, तो देखिए ये 8 गलियारों का फिक्स किया गया है, जिसमें आपके सामने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ लिया है, दिल्ली गुरुग्राम लिया है, फिर दिल्ली पानीपत, दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ लिया है, गाजियाबाद खुर्जा, दिल्ली से रोहतक तक का लिया है, फिर गाजियाबाद से शुरू हापुड़ और दिल्ली से शाहदरा बडौल, मतलब ये दिल्ली से अगल बगल 8 एरियो की तरफ ये इसका झुकाव रखा है, ठीक है, जिससे ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही आसान हो जाए। अब 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद स्टेशन पर ये इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ लिया जाए तो कहाँ पर इसको उद्घाटन किया, तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद स्टेशन पर ये किया है, और जिसका शुरुआत हुई है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, कहाँ से, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ का शुभारंभ हुआ है, ठीक है। अब भारत की पहली रैपिड रेल सेवा है ये, नमो भारत ट्रेन को राष्ट्र को समर्पित किया। क्या नाम है, नमो भारत ट्रेन, याद रखिएगा, नमो भारत ट्रेन, ठीक है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS गलियारे में कुल लंबाई कितनी है, 82.15 किलोमीटर की होगी जो ये होगी, और इसकी
ट्रांजिट प्रणाली के डिजिटल गति में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चलेगी, ये बताया गया है। और संचालित गति 160 किलोमीटर, जबकि औसत गति इसकी 100 किलोमीटर तो कंपलसरी बताई गई है। मतलब ये 100 किलोमीटर जाएगी, फिर मैनेज चलाने के हिसाब से 160 और फाइनली 180 तक ये जाएगी। ठीक है, तो नमो भारत ट्रेन रैपिड रेल सेवा जो दिल्ली से 8 जगहों पर जाएगी अलग अलग, जो भारत में पहली बार शुरू की गई है, याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं गांगे डॉल्फिन, मतलब गंगा नदी में, हमारे भारत में जो गंगा नदी में डॉल्फिन है, मीठे पानी की डॉल्फिन, उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया। तो अगर आप यूपी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम दे रहे हैं, या वो यूपी पुलिस हो, आरओ हो, या यूपी पीसीएस हो, या जो भी एग्ज़ाम देने वाले हों, ये याद करके जाइएगा कि यूपी की एग्ज़ाम है तो एक स्टेट पीसीएस में कितना महत्व होगा। साथ ही साथ आप सभी को पता है कि अयोध्या का भी महत्व शुरू हो गया है, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ आएंगे, तो वो भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये डॉल्फिन जो है, इसका वैज्ञानिक नाम है पेंटनिस्टा गैंगेटिका। ये आप गैंगेटिका याद रखेंगे तो आपको नाम याद रह जाएगा। ठीक है, और विश्व के मीठे पानी में पाई जाने वाली जो 4 प्रजातियां होती हैं डॉल्फिन की, उनमें से एक प्रजाति भारत में है। ठीक है, अब ये जो 4 प्रजातियां हैं उसमें एक तो भारत में है, बाकी की 3 प्रजातियां कहाँ हैं, तो ये तो बताई गई हैं। देखिए, यांगते नदी चीन में, ठीक है, पाई जाने वाली बेंजी डॉल्फिन, फिर सिंधु नदी में पाई जाने वाली बुलन डॉल्फिन, अमेज़न नदी में लैटिन अमेरिका में पाई जाने वाली बोटो डॉल्फिन। इस तरह यह कितनी डॉल्फिन है? 3 डॉल्फिन। ये 3 डॉल्फिन के नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, वर्ष 2006 में चीन की नदी डॉल्फिन को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। मतलब कि वहाँ पर अब डॉल्फिन नहीं बची है, ये बताया गया है चीन की तरफ से। गंगा नदी डॉल्फिन को प्राय टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि टाइगर ऑफ द गंगा नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बताएंगे गंगा नदी की डॉल्फिन मछली को। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें पॉइंट। अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने के वन विभाग द्वारा गंगे डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव के मान्यता घोषित की गई है। ठीक है, पूर्व केंद्र सरकार ने 10 मई, देखो केंद्र सरकार ने 10 मई 2010 को, मतलब मई 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया था, रूप में अधिसूचित किया था। वर्ष 2008 में गंगा नदी डॉल्फिन को असम सरकार द्वारा राज्य का जलीय पशु घोषित किया था। असम सरकार ने, देखिए असम सरकार ने किया, फिर बाद में आपने इसे बोलेंगे केंद्र सरकार ने किया, ये यूपी है, यूपी ने किया, ये सेंट्रल ने किया, और ये असम ने किया। ये 3 आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। वर्ष 2019 में पंजाब द्वारा सिंधु नदी डॉल्फिन का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया। तो ये हो गया पंजाब द्वारा। उत्तर प्रदेश की राज्य मछली चितला। ठीक है, अब आपने उत्तर प्रदेश का अगर लोगो देखा होगा सरकार का, तो उसमें राज्य मछली है, वो चितला मछली बनाई गई है। ठीक है, और देसी मांगुर बिहार की राज्य मछली है। देखिए ये बिहार हो गया, ठीक है, ये यूपी का आ गया, मतलब यहाँ बिहार, यूपी, पंजाब, असम, ठीक है, और सेंट्रल, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है जो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर गंगा नदी, अब गंगा नदी के बारे में बोलें तो गंगा नदी डॉल्फिन को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है। आपसे अगर सीधा सीधा पूछे तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में रखा गया है। ठीक है, फिर एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
गुजरात पीसीएस में आ चुका है। घोल मछली गुजरात की राज्य मछली घोल नाम की मछली है। ये 21 नवंबर 2023 को विश्व मत्स्य दिवस के रूप में घोल मछली को गुजरात राज्य मछली के रूप में घोषित किया गया है। अब घोल मछली का वैज्ञानिक नाम है प्रोटोनिबिया डाइकेथस, ये नाम दिया गया है, याद रखना है। यह भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। क्या बोला गया है? सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। यह सुनहरे भूरे मतलब गोल्डन ब्राउन रंग की होती है और गोल्ड फिश भी इसे कहा जाता है, गोल्ड फिश भी इसे कहते हैं। और गुजरात सरकार ने घोल मछली को आर्थिक मूल्य और विशेषता के कारण राज्य मछली का दर्जा दिया है। क्या दिया गया है? राज्य मछली का दर्जा मिला है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। भारत में प्रति वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये याद रखना है आपको। और 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की थी। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा कब की बचाव के लिए? तो ये की गई है 15 अगस्त 2020 को, प्रोजेक्ट डॉल्फिन प्रधानमंत्री द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आयुष ज्ञान नैपुण्य पहल क्या है, इसके बारे में? तो देखिए, नवंबर 2023 में केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा नई दिल्ली में आयुर्वेदिक ज्ञान नैपुण्य पहल की घोषणा की, लॉन्च किया गया। ठीक है, इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ ये आया है सवाल तो इसके बारे में जानना चाहिए। अग्नि नामक इस पहल में के उद्देश्य बताए गए हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों जितने हैं तो उनके रोग, उनकी जड़ी बूटी, इनको साझा करना है, जानकारी को साझा करना है। एक मंच प्रदान किया जाएगा जिससे आप ये प्रदान कर सके आयुर्वेदिक के बारे में कि इस बीमारी के लिए ये दवाई है, आप इसे घरेलू उपचार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह एक पहले आयुर्वेदिक ज्ञान निपुण पहल, जो एक दूसरे को आप ज्ञान दे सकते हैं, मतलब छुपा न रहकर वो ठीक करने की प्रणाली में रोगी न रहें। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भेषज संहिता आयोग पीडीजी का सदस्य क्या है ये? तो देखिए, भारतीय भेषज संहिता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से, ठीक है, यह प्रकाशित किया गया है। भारतीय भेषज संहिता को भारत में निर्मित या विपणन की जाने वाली दवाओं के मानकों या स्टैंडर्ड की आधारित पुस्तक के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। मतलब कि जितनी भी मेडिसिन के बारे में बता दें तो उनके ऊपर मान्यता प्राप्त की पुस्तक की गई है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब 3 से 4 अक्टूबर 2023 को पीडीजी वार्षिक बैठक हैदराबाद में संपन्न हुई, वहाँ पर यह कार्यक्रम हुआ। यह अमेरिका, यूरोप और जापान के बाहर आयोजित पीडीजी की प्रथम बैठक भारत में हुई है। ये याद रखना है, कहाँ पर? हैदराबाद में। अभी तक ये बैठक यहाँ पर हुई नहीं थी, ये फर्स्ट टाइम भारत में हुई है, इसलिए कहाँ बैठक हुई है? हैदराबाद में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, पहले से हमने कुछ हाईलाइट और अंडरलाइन करके रखे हैं जिससे आपको पता चले कि हमने ये पहले से पढ़ के आपको मेन पॉइंट जितने हैं वही बताया जाए। यहाँ हम आपको पढ़ के सुनाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन एक प्रॉपर आपको एक शॉर्ट में सब मिल जाए जिससे आप अपने स्पीड के हिसाब से फटाफट समझ लें और रिवीजन हो जाए आपका। ठीक है, नेक्स्ट है समक्का रमक्का। देखो नाम है थोड़ा डिफिकल्ट है। केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, ये समक्का सरक्का जठारा कुंभ मेला
के बाद भारत का यह दूसरा सबसे बड़ा मेला है। पहली बात तो ये एक मेले के नाम है, जनजातियों के भी नाम है, ये समझ लीजिए, ठीक है। यह एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। तो ये सबसे खास याद रखना, सबसे बड़ा जनजातीय मेला एशिया का। आयोजित कहाँ पर? तेलंगाना। दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति, क्या नाम है? कोया जनजाति द्वारा किया जाता है। यह एक द्विवार्षिक मेला है, मतलब यह हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। स्वाभाविक है, बहुत बड़ा मेला है, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला माना जाता है, तो हर साल मनाने के लिए उसे तैयारी भी की जरूरत होती है। तो ये हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। मेला देवी समक्का एवं सरलम्मा, ठीक है, के सम्मान में आयोजित किया जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य उत्सव घोषित किया गया है, तो इसे तेलंगाना सरकार द्वारा क्या किया गया है? राज्य उत्सव घोषित किया है। 4 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 संसद में प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की, और ये फिर आगे कार्यक्रम हुआ है, ठीक है। तो यह केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य से किया गया, और यह विश्वविद्यालय तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे किया गया जाएगा? तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेवल फॉर लाइफ। ट्रैवल फॉर लाइफ, लाइफ शब्द का तात्पर्य है पर्यावरण के लिए जीवन शैली। पर्यावरण के लिए जीवन शैली। लाइफ को सर्वप्रथम प्रधानमंत्री, मतलब ये ट्रैवल फॉर लाइफ मतलब, तो इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित UNFCCC, ठीक है, पत्रकार के सम्मेलन में 26वें सत्र COP26 में प्रस्तावित किया था वहाँ पर। और 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एकता नगर गुजरात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जहाँ पर, औपचारिक इसका शुभारंभ वहीं से किया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ट्रैवल फॉर लाइफ का शुभारंभ कहाँ से हुआ है भारत में, तो 20 अक्टूबर 2022 को मोदी जी द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर में शुरुआत की गई। वर्ष 2028 तक भारत में न्यूनतम 80% गांव एवं स्थानीय शहर निकायों को पर्यावरण अनुकूलन बनाने के लक्ष्य में निर्धारित किया गया है। कितने? 80% गांवों की बात हो रही है। भारत में इतने सारे गांव हैं, उनमें से 80% गांव को लेना है इस महल में, ठीक है। और शामिल करने वाला यह पहला देश है, ठीक है। इस तरह यह इस स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देना और शामिल करना, यह विश्व में भारत पहला देश बना है इसके लिए। लाइफ अब याद रखिएगा, ट्रैवल फॉर लाइफ, ठीक है। खाली इतना याद रखिए कि COP26 में अमेरिका में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी मोदी जी द्वारा, और यहाँ जाके 20 अक्टूबर 2022 में एकता नगर से इसकी शुरुआत की गई है, औपचारिक शुरुआत वहाँ से की गई है। 27 सितंबर 2023 को पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर में भारत मंडपम, प्रगति मैदान दिल्ली जो है, नई दिल्ली में ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम के वैश्विक रूप से लॉन्च किया। मतलब औपचारिक एक लॉन्च किया 2022 में, लेकिन बाद में 27 सितंबर 2023 को इसे औपचारिक रूप से पूरे विश्व में लॉन्च कर दिया गया। ट्रैवल फॉर लाइफ अंतर्गत चिन्हित 8 केंद्रीय विषयों पर फिक्स है ये, जैसे ऊर्जा में बचत करना है, पर्यावरण के जल की बचत, एकल प्रयोग प्लास्टिक का बहिष्कार करना है हमें, अपशिष्ट को कम करना है, फिर स्थानीय व्यवसायों समूहों को सशक्तिकरण देना है। इस तरह ये 8 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, ये याद रखना है। और इस कार्यक्रम के 2 अलग अलग क्षेत्रों
में प्रारंभ किया जाएगा। कौन से हैं? स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ और ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ, जिसमें 108 पर्यटन स्थलों पर संचालित करने की योजना बनाई गई है। कितने? 108 पर्यटन स्थलों पर। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वप्रथम पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता, जिसमें कितने? 35 गांवों को पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 5 गांवों को गोल्ड, 10 गांवों को सिल्वर और 20 गांवों को ब्रॉन्ज मिला है। ठीक है, तो गोल्डन, जिसे गोल्ड मिला है वो देखिए, फर्स्ट है दावर, ये बांदीपुर जम्मू एंड कश्मीर का है। देखिए 370 हटने के बाद क्या क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर। फिर समोली उत्तराखंड में आ रहा है। इस तरह ये अलग अलग गांव हैं। ठीक है, और रजत श्रेणी में पुरस्कृत गांवों में उत्तर प्रदेश का कुरैना ग्राम शामिल है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के सवाल अगर पेपर में आए तो आप बोलिएगा कि रजत श्रेणी में यूपी का कुरैना गांव शामिल हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड कैसे है? राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की स्थापना बहुराज्य सरकारी समिति के रूप में की गई। ठीक है, जैविक खेती करने वाले किसानों और उत्पादक संगठनों के बाजार तक सीधी पहुंच प्रदान करने हेतु और मुनाफे में वृद्धि करने हेतु ये शुरू किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड, मतलब कि आप जो किसान हैं या जो व्यापारी हैं, उत्पादक संगठन हैं, वो सीधे सीधे सरकार को बेच सके, उसके लिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया है, NCOL। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? आपसे एक सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाएगा, मुख्यालय कहाँ है? तो आनंद, गुजरात में इसका एक मुख्यालय है, वो याद रखिएगा, भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड। और भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड में 6 उत्पादों को, कितने? 6 उत्पादों को की जारी की गई है लिस्ट, वो 6 याद रखना है हमें। ठीक है, खाली 6 आंकड़ा दिया गया है, वो 6 याद रखिएगा। नेक्स्ट है एकात्मता की मूर्ति। ऐसा क्या है इस सवाल में कि जो हमें बन सकता है सवाल? तो 21 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो अब नहीं है मुख्यमंत्री वहाँ के, एकात्म मूर्ति का अनावरण किया। अब ये मूर्ति का ओकेश्वर में आयोजित ये शंकरवत नामक एक समारोह के दौरान किया गया था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पुनासा तहसील में माधाता पर्वत में स्थापित की गई है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 108 फीट की ऊंचाई बताई गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इसी में स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, तो 14 अक्टूबर 2023 को मैरीलैंड, अमेरिका में BR आम्बेडकर की 19 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जो स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी नाम दिया गया है। ठीक है, और भारत से बाहर अंबेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा अगर भारत के बाहर है तो ये स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी है, जो सबसे ऊंची प्रतिमा है 19 फीट की। ठीक है, यह प्रतिमा हैदराबाद स्थित डॉक्टर अंबेडकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की कॉपी है, रिप्लेस किया गया है उस हिसाब से। और इसे बनाने वाले हैं राम वी सुतार, जिन्होंने बनाया है। और ऐसा कहा जाता है कि गुजरात स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो 182 मीटर है, को डिजाइन किया गया है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और हैदराबाद में स्थित कांस्य की प्रतिमा 125 फीट की है, याद रखिएगा, 125 फीट की है। किसकी? बाबा साहेब आम्बेडकर की, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक ये सवाल
बन सकता है बहुत अच्छी तरह से, शायद आ सकता है, ऐसा हमें लग रहा है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन, हल्दी बोर्ड का गठन। आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेदिक से लेके हर जगह हल्दी का उपयोग कैसे होता है। तो भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए, भारत जो है विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है, और निर्यात उपभोक्ता भी है और निर्यातक भी है, मतलब एक्सपोर्ट भी करता है। ठीक है, सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक एवं तमिलनाडु सबसे ज़्यादा हल्दी उत्पादन करते हैं। और भारत विश्व लेवल पर भारत की हिस्सेदारी 62% है हल्दी को लेकर, हल्दी में इतनी है। ठीक है, 4 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया और हल्दी एवं हल्दी उत्पादकों के विकास हेतु संवर्धन का ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, इस विषय में जागरूकता बढ़ाई जाएगी और कैसे इसकी ज़्यादा से ज़्यादा खपत को बढ़ाया जा सके वो भी इसमें बस समझाया जाएगा। जैसे आलू अनुसंधान केंद्र जिस तरह की हैं, तो उसी तरह ये भी हैं कि अनुसंधान भी किया जाएगा, उसका कैसे डेवलप हो और कितना ज़्यादा हो सके। और इसका एक लक्ष्य रखा है कि 2030 तक में भारत द्वारा हल्दी निर्यात में $1 बिलियन तक पहुंचाने का अनुमान व्यक्त किया गया है, $1 बिलियन तक। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी जो खेती कर रहे हैं ये राज्य, महाराष्ट्र से लेके फिर बाद में तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन राज्यों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये। ठीक है, और हमारे करंट अफेयर्स के लिए तो है ही। फिर एक नेक्स्ट है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जब से बना है तब से जितने भी पेपर्स हुए हैं इंडिया लेवल पर या स्टेट पीसीएस या स्टेट लेवल पर, उन सभी में सवाल आ चुका है ये कि सर्वप्रथम महिला आरक्षण संबंधित 11वीं लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने ये 12 सितंबर 1996 में प्रस्तुत किया था, लेकिन पास नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम की बात हो रही है। फिर दूसरी बार पेश किया गया 12वीं लोकसभा में, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो 14 वाजपेयी ने कार्यक्रम में 14 दिसंबर 1998 को महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया। तीसरी बार 13वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान 85 संशोधन 1999 में नाम से 23 दिसंबर 1999 में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया। मतलब ठीक है, प्रस्तुत किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़चनें आ जाती थी विपक्ष द्वारा। ठीक है, तो देखिए 19 सितंबर 2023 को क्या बोला जा रहा है कि 19 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक संविधान 128 संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, फिर 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय की स्वीकृति प्रदान होने के बाद, राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान होने के बाद संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 के रूप में अधिनियमित हो गया। ठीक है, और इसका नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया। अब क्या है खास इसमें, तो महिला आरक्षण विधेयक अमृत काल में नए संसद भवन में यह पहला बिल पास हुआ, मतलब नया संसद भवन बना और सबसे पहला बिल यही पास हुआ। ठीक है, सत्र बिठाया गया इमरजेंसी वाला और उसमें ये पास किया गया। महिलाओं की न्यूनतम 33% भागीदारी सुनिश्चित की गई है। देखिए ये सब तो कॉमन सवाल है, ये आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसके बाद के सवाल जो हैं संविधान से, ये काम की चीज़ें हैं। तो संविधान 106वां संशोधन 2023 अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 239AA में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 330A, 332A और 334A को जोड़ा गया। देखिए संशोधन 230AA में संशोधन किया गया और 3 अनुच्छेद आपके सामने हैं, इनमें जोड़ा गया। और जोड़ने पर क्या है, तो 330A में
जोड़ा गया है। लोकसभा में 1/3 सीटें महिलाओं की आरक्षित होंगी, ये फिक्स कर दिया। 332 में कहा गया प्रत्येक राज्य में विधानसभा में महिलाओं हेतु सीटों को आरक्षित किया गया। और अनुच्छेद 334A को जोड़ने के माध्यम से महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षण लागू होने का शर्तों में स्पष्टीकरण किया गया है। ठीक है। और साथ ही में बताया गया कि लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। हालांकि संसद कानून द्वारा इस अवधि को बढ़ा सकती है। तो पहले ये कानून को 15 वर्ष के लिए रखा गया है। जो 15 वर्ष पूरे होने के बाद या 15 वर्ष तक में अगर लग रहा है कि इसे बढ़ाना चाहिए, तो ये फिर से उस समय में जो सरकार होगी उसके पहल करेगी और बढ़ाएगी। ठीक है। तो ये इस तरह कुछ है खास। आगे देखते हैं आयुष्मान भव अभियान। आशीर्वाद देते हैं ना आयुष्मान भव, उस तरह का ये है आयुष्मान भव। तो आयुष्मान भव में 4 स्तंभ शामिल हैं। और 4 स्तंभ कौन से हैं ये खास याद रखिए। स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, फिर आगे देखते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये 4 शामिल हैं इसमें। ठीक है। 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गांधीनगर गुजरात में वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भव का शुभारंभ किया। किसने किया ये याद रखिएगा। शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, वो भी पूछा जाता है। और ये जब हमारे माननीय राष्ट्रपति द्वारा हुआ है तो ये भी पूछा जाएगा। 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की गई है गांधीनगर गुजरात से। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं आरोग्य मंथन 2023, इसी में एक जुड़ा हुआ है। तो आरोग्य मंथन 2023 2 प्रमुख योजनाओं के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को प्राप्त किया है। 23 सितंबर 2023 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 वर्ष पूर्ण हुए हैं। और 27 सितंबर 2023 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की दूसरी वर्षगांठ है। ये 2 चीज़ें एक साथ में हुई हैं। आरोग्य मंथन भी इसी में 2023 नाम से दिया गया है। दोनों योजनाएं भी अभूतपूर्व सफलता का उत्सव मनाने एवं उसकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम आरोग्य मंथन का भी आयोजन किया गया था 25-26 सितंबर विज्ञान भवन नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये खास याद रखिएगा कि ऐसा भी ये हुआ है। ठीक है। सर्वाधिक संख्या में उपचार बड़े राज्यों में केरल और छोटे राज्यों में मेघालय सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया और केंद्र शासित में पुडुचेरी इनके नाम आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। एक है नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथुन को खाद्य पशु का दर्जा मिला। खाद्य पशु, अब ये क्या है खाद्य पशु मतलब, तो जैसे अब जानवरों को मार के खाते हैं लोग, उसी तरह ये खाद्य पशु मिथुन को परमिशन अब अनुमति मिल गई है। देखिए मिथुन वैज्ञानिक नाम है बोज फॉन्टिलिस। ये पर्वतों के पशु हैं, पर्वतों में रहते ये पशु हैं। इसे जंगली गरुड़, याद रखिएगा, जंगली गरुड़ भी कहते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। खास करके अरुणाचल प्रदेश में मिथुन की संख्या सर्वाधिक है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में मिथुन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और उष्ण वनों में यह पाया जाता है। जिसकी ये 2019 में जो पशु जनगणना हुई थी उसमें इसकी संख्या बताई गई थी लगभग 3.8 लाख बताई गई है। ठीक है। 1 सितंबर 2023 को भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण ने मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।
ICAR राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र ने प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को मिथुन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो याद रखिए, मिथुन मतलब मिथुन चक्रवर्ती नहीं, मिथुन एक पशु है, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश या पूर्व के राज्यों में पाए जाने वाला पशु है, ठीक है। मिथुन के मांस का नामकरण विसी के रूप में घोषित किया है। मतलब मिथुन का जो मांस होगा इस पशु का, उसको बोलेंगे विसी, ठीक है। मिथुन को घरेलू पशु विविधता सूचना प्रणाली में भी शामिल किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आज का करंट अफेयर्स हम यहाँ तक देखते हैं और पार्ट 3 बहुत जल्दी हम आपको पेश करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर से जरूर करिएगा। नमस्कार।